क्यों पूछते क्यों नहीं आप लोग? रिवाइज नहीं करते क्या करें? कौन बताएगा मुझे बरात में किन स्टेट से होकर निकलती है इंडिया में? हाँ भाई बरात हाँ नहीं इसको उठाना नहीं आप लोग नहीं करेंगे आप देखिए जो नहीं देखा वो हाँ बताइए बरात में कितने स्टेट से होकर जाती है? बरात नदी किन राज्यों से होकर निकलती है भारत से? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, वेरी गुड। असम ऐसे लाइन बताएगा ना, असम, नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश, ये लास्ट में नहीं पाऊंगा तो आंसर ही ना सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालय, ठीक है। ये किधर से आ रही आपने लिखा? किसने लिखा है? किसने लिखा है? अच्छा आप कोई आगे दिखा दो। तो कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो जनरली हो जाती हैं। तो इन्होंने लिखा बाकी का ठीक गाइडलाइन की है, नो अदर माउंटेन रेंज इन इंडिया हैज अफेक्टेड द लाइफ ऑफ पीपल एंड शेयर द डेस्टिनी ऑफ द नेशन। नो अदर माउंटेन ये नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि यदि हम ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का सिग्निफिकेंस घाट अकाउंट में तो उसमें लिखेंगे कि जो वेस्टर्न घाट माउंटेन है उनके कारण मानसून का सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है ना, मानसूनल रेनफॉल हमारे इंडिया में कैसे होती है? ओरोग्राफिक रेनफॉल। और वो वेस्टर्न कोस्ट पे, अगर ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो वहां पे कैसी रेनफॉल होती है बताएं? साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। वहां ओरोग्राफिक रेनफॉल नहीं होती है। जो पश्चिमी घाट है वहां पर होती है पर्वतीय वर्षा, जबकि जो हमारा पूर्वी घाट है वो डोमिनेटेड है साइक्लोनिक रेनफॉल, चक्रवाती वर्षा होती है, ठीक है। तो इसलिए ये वाली लाइन यहाँ पर वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा कि क्लाइमेटिक मॉडल्स में कोल्ड विंड कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल या आर्कटिक रीजन एकदम ठीक है। दैट्स व्हाई इंडिया इज नॉट एज कोल्ड एज द एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालय। दैट्स व्हाई लिखना ड्यू टू यहाँ पे, ठीक है। दैट्स व्हाई एज वी नो दैट, एज यू नो दैट, तो लगेगा कि थोड़ा सा ईगो फील कर रहा है ना। तो ऐसे आपको वर्ड बचने हैं।
इन्होंने आगे लिखा देखिए it helps in the rainfall during the summer by obstructing the southwest monsoon winds from moving toward the north, which causes significant rainfall in foothills of Himalayas and adjoining states become rainfall. ठीक है? बाकी जितने लिखा है उतना आंसर ऐसे मैच है जो मैं कर रहा हूँ। डिफेंस से इन्होंने कॉलम बनाया, डिफेंस में लिखा है कि works as a natural barrier and protects India from any outside invasion since early times. ठीक है, मतलब कि एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है और भारत को बाहर आक्रमणों से बचाता है, जो फॉरेन नेशन है कंट्री। बायोडाइवर्सिटी वेजिटेशन में लिखा है हेल्थ फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन व्हिच मेंटेन्स फेवरेबल कंडीशंस। द फॉरेस्ट प्रोवाइड, अच्छा फॉरेस्ट के जैसे फ्लोरा फौना कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं तो वो यहाँ पे लिखे आप देख सकते हो। इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड बाय द हिमालयास। इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स, एक्चुअली इसको आप ऐसे लिखो कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे ग्रेट इंडियन के साथ पढ़ेंगे हम लोग, आज इसको लिखेंगे कि ये रिवर्स के द्वारा बनाए हैं। ठीक है, हिमालयास का जो डिपोजिशन है, जो सेडिमेंट है, जो निक्षेपण है, वो हिमालयास के अवशेष हैं, उनको रिवर्स लिखा है, जो दे आर एक्चुअली मेड बाय रिवर्स। ठीक है, हाँ हिमालयास का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो बाय हिमालयास, मेड बाय हिमालयास यहाँ लिखा, आप लिखिए कि दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ द सेडिमेंट taken by the rivers from the Himalayas or foothills of the Himalayas. ठीक है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन्होंने कहा था इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस में मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक प्लांट्स आर फाउंड हियर लाइक जेवलार, चीज, सॉल्ट एक्सेट्रा व्हिच वर्क्स एज अ रॉ मटेरियल इन फर्नीचर मेकिंग। हिमालयास में इंडस्ट्री में आप कॉल कर सकते हैं कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फूड यूज इंडस्ट्री। फूड यूज इंडस्ट्री में दोज इंडस्ट्री व्हिच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो फूड यूज इंडस्ट्रीज की ये चीजें हैं। और इसी में आप थोड़ा सा एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन आप पीछे भी है। एग्रीकल्चर वाला में लिखा है कि मैनी फूड सच एज एप्पल, पीयर, पीचेस एंड सैफरॉन ग्रोन इन द रीजन। कश्मीर इज फेमस फॉर द एप्पल एंड दार्जिलिंग फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टी ड्यू टू फर्टिलिटी ऑफ नेचुरल, ड्यू टू फैसिलिटी ऑफ नेचुरल मॉइस्चर। ठीक है लिखा आपने। अच्छा सोना वाला कोई मार नहीं लिखा आपने, ठीक है, अभी तो इतना ज्यादा हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन ठीक है आप काम करिए। देखिए आंसर जब लिखने को बोला तो प्रॉपर ट्राई हो गया है ना। देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालय विद रिस्पेक्ट टू इंडिया अगर कहा जा रहा है आपसे, तो आपसे हिमालय के बारे में नहीं पूछा जा रहा है कि वो कैसे बना, कितने पार्ट है, क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के रिस्पेक्ट में, ये आपसे तो टू द पॉइंट लिखिए। तो थोड़ा करेक्ट कीजिएगा अपना आंसर, क्योंकि स्टार्टिंग में पहले पैराग्राफ पढ़े और टीचर एग्जामिनर पढ़ेगा आपका तो उसको लग जाएगा कि पॉइंट पढ़ने में तो टाइम लगेगा और वहां मिलता पैसा आपको ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को डिफरेंशिएट किया जाए तो डिफरेंस है क्या डिफरेंस पढ़ रखा है हम लोगों ने काफी इसमें सवाल बताइए कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर क्या है। एक ही कंट्रोल है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तब तक सोचिए लोग कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या होता है। निष्कर्ष कंक्लूजन हर आंसर में तो नहीं होता, लेकिन अगर आप लिखोगे तो ठीक ही है। कंक्लूजन में आप लिखोगे क्या है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हिमालय थोड़े दिन में खत्म होने वाले हैं या कुछ और बात हो रही है, तो कंक्लूजन एक्चुअली वहां पर आता है जहां पर करंट में अगर देखा जाए प्रेजेंट सिनेरियो में तो कुछ बदलाव हो रहे हैं, है ना, तब आप कंक्लूड कर सकते हो उसको कि इस तरह से आप कंक्लूड। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड की सिग्निफिकेंस आपसे पूछ दिया जाए या सीधे आपसे कुछ डिस्क्राइब करने के लिए कह दिया जाए तो उसमें कंक्लूजन हर आंसर में नहीं आता है। ठीक है, चलिए कौन लगा हाथ नहीं लगेगा।
सर एक तो जो ईस्टर्न वाले हैं वो तो डिसकंटिन्यूअस है और वेस्टर्न वाले कंटिन्यूअस। इधर लिख देते हैं वेस्टर्न, ईस्टर्न वाले क्या है डिसकंटिन्यूअस है, और ये है कंटिन्यूअस। ये समझ में नहीं सकते कॉन्टिन्यूअस एक क्यों है और डिसकंटिन्यूअस क्यों है, कोई बताया क्यों है? सर ये डिसकंटिन्यूअस इसलिए क्योंकि रिवर चैनल जो है रिवर कम है और फैली हुई, लेकिन यहाँ पे जो गलीज हैं वो आसपास पास में ज्यादा है। रिवर में है सॉफ्ट और स्विफ्ट है। देखिए एक्चुअली क्या है कि जो वेस्टर्न घाट की रिवर्स है, अगर जो अरेबियन ओशन में जा रही है वो आप देखेंगे कि वो अपने अभी यंग स्टेज में है ना, तो आपको पता है कि अगर यंग स्टेज में रिवर होती है तो वो ज्यादातर कटिंग कैसी करेगी, वर्टिकल कटिंग करती है, ठीक है। तो जो साइड कटिंग है वो कम होने के कारण जो कोस्ट लाइन है वो जुड़ी हुई है शोर लाइन, तो इसीलिए वो इंडेंटेड होती है ऐसे, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे एक और पॉइंट हमें मिल गया कि जो वेस्टर्न घाट है वो कैसा है, इंडेंटेड का मतलब होता है दांतेदार, ठीक है। यहां पे इंडेंटेड क्यों है, तो कल हमने बात की थी कि ये वाला जो वेस्टर्न घाट है ये सबमर्ज है। सबमर्ज का मतलब कौन बताएगा? जलमग्न। और ये कैसी है, उभरी। और क्या डिफरेंस है? ये हो गया ईस्टर्न उभरी हुई है हायर है, वेस्टर्न हायर है, तो यहां से लिख सकते हैं हायर। और ये क्या है, और वेरी गुड। यहां पर डेटा बनते हैं, ठीक है, या फिर आप जो वर्ड यूज किए ड्रेनेज पैटर्न, या उसको कहते हैं अपवाह तंत्र, ड्रेनेज पैटर्न को हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटरी ड्रेनेज पैटर्न जो होता है उसे आप बोल सकते हैं, आज शेयर किया मैंने ग्रुप में, कोई बताएगा देख के, प्रतिरूप क्या लिखा होगा देखिए जरा, डिस्ट्रीब्यूटरी ड्रेनेज पैटर्न को हिंदी में क्या बोलेंगे, भेजा मैंने लिख के, हाँ वितरिका है ना। देखिए डिस्ट्रीब्यूटरी ड्रेनेज, जो ड्रेनेज पैटर्न होता है जो रिवर के द्वारा बनाया जाता है वो कई तरह का होता है। आप डेंड्रेटिक ड्रेनेज देखोगे जो वृक्षानुमा ड्रेनेज पैटर्न आपको जैसे अगर कोई नदी ऐसी बह रही है, ठीक है, पेड़ की शाखाओं की तरह अगर ट्रिब्यूटरीज है तो उसे डेंड्रेटिक बोलते हैं, वृक्षानुमा, ठीक है। और एक होता है पैरेलल ड्रेनेज। पैरेलल ड्रेनेज कहां पर देखने को मिलेगा, वेस्टर्न घाट में, ठीक। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि पैरेलल ड्रेनेज को समानांतर आप कह सकते हैं, समानांतर अपवाह तंत्र। और ये आपका है डिस्ट्रीब्यूटरी, मतलब वितरिका। ठीक है, एक चीज आप देख रहे होंगे कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, इन दोनों में अगर आपसे पूछा जाए कि निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां कहां होती है, तो ये आपकी कहां बनेंगी, ईस्टर्न, क्योंकि डेल्टा कैसा है, डिपोजिशनल है। तो ध्यान रखिएगा जो वेस्टर्न घाट है इट इज डिवॉइड ऑफ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। यहां पर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म नहीं मिलते, क्यों? क्योंकि यहां पर आपको इरोजनल फीचर देखने को मिलेंगी जिसको आप इश्यूरी कहते हैं, क्योंकि नदियां जब सीधे गिरती हैं तो वो काटते हुए गिरती हैं, ठीक है, और पानी में गिरेगा जब डिपोजिशन तो वो बाहर ले जाएगा ओशन, क्योंकि रिवर ओशन अपोजिट वर्क कर रहे हैं एक दूसरे के।
तो यहां पर आपको मिलेगा डिपोजिशनल फीचर ज्यादा, और यहां पे क्या मिलेगा, इरोजनल फीचर। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दे आर डिवॉइड ऑफ डिपोजिशनल फीचर ड्यू टू विच इश्यूरीज आर फॉर्म, और यहां पर आप देख सकते हैं कि डिपोजिशनल फीचर्स आपको ज्यादा दिखते हैं, तो डेल्टा में ही आके ब्रैकेट बना के लिखिए डिपोजिशनल या निच्चू, क्या बोलते हैं उसको, निच्चू। ठीक है, हिंदी थोड़ी मेरी बहुत वीक है। तो ये हो गया, और कोई डिफरेंस दिख रहा है? हाँ, ईस्टर्न घाट क्या होता है? वेरी गुड। जो ईस्टर्न कोस्ट है, एक्चुअली हमारा ईस्टर्न कोस्ट वो कैसा है, वो ब्रॉडर है, और ये नैरो है। इस पे देखिए क्वेश्चन आता है, जीएस में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे प्रीलिम्स में भी कोई स्टेटमेंट बना के दे देगा। साउथ वेस्ट मॉनसून का सबसे ज्यादा इंपैक्ट जोन में कहां पड़ेगा? ये भी एक डिफरेंस दिखेगा, साउथ वेस्ट मॉनसून के कारण समर रेनफॉल कहां पर होगी? वेस्टर्न घाट में। और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के द्वारा विंटर रेनफॉल कहां होती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। विंटर रेनफॉल कहां पर होती है, किस जगह पर? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कोरोमंडल। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कोरोमंडल। ठीक है, तो ये आपसे एक अलग क्वेश्चन जीएस में अब 5 मार्कर में पूछ सकते हैं, 10 मार्कर में, या फिर आपसे प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आएगा तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे आएगा जिसका हमने लिखा है। मिटा दें इसको। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए टेबल बना के करना होता है। बिल्कुल, टेबल बना कर दीजिए, टेबल बनाइए, फिर एक फिगर बना दीजिए। देखिए, कोई भी आंसर अगर ज्योग्राफी का आप लिख रहे हो तो उसमें वो आंसर ज्योग्राफी का ही लगे, उसके लिए जरूरी होता है एक मैप बनाना, है ना। तो ये आप लिखो, फिर एक मैप बनाओ। मैप में आप कैसा बनाओगे, तो आप इसको ऐसे दिखाओ, बस इतना भी अगर आपने मैप बना दिया, और इसको आपने लिख दिया इंडेंटेड, इसको आपने लिख दिया रोलिंग। इसकी टोपोग्राफी में हमारे ईस्टर्न घाट के ऑलमोस्ट रोलिंग टोपोग्राफी है। ठीक है, तो ये आपका 1-2 नंबर सिक्योर कर देगा। उसको समझ में आ जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट पता, आपने से रटा नहीं है। हाँ, एक और डिफरेंस है, आप बताइए कि दोनों में बना पहले कौन? सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ, ईस्टर्न घाट या वेस्टर्न घाट? ध्यान रखिएगा, ये पहले बना ईस्टर्न घाट, है ना, याद आ रहा है ना। जब आपका 1.6 बिलियन ईयर्स पहले अंटार्कटिका, जब आपका रोडिनिया था तब अलग हुआ था, तब ये बन गया था। उसके बाद ये कब बना था, जब मेडागास्कर अलग हुआ था, याद आ रहा है, गोंडवाना लिफ्टिंग के दौरान। तो इट इज formed earlier than the western घाट, ये भी आपने सुना है। अब आप हाइट भी लिख सकते हैं इसमें डिफरेंस में, जो कल उन्होंने बात की थी कि जो ईस्टर्न घाट है, इट इज कंटिन्यूअसली इट्स हाइट इज डिक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड द साउथ। लेकिन अगर वेस्टर्न घाट की बात करें तो इसकी हाइट पहले डिक्रीज करती है ना, कहां तक, टिल गोवा, और गोवा के बाद फिर इंक्रीज करती है टिल पलक्कड़। ठीक है, पाल घाट, और उसके बाद फिर ये जो सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स है वहां पे क्या डिक्रीज करती है। तो जब भी डिफरेंस है जीएस में लिखने को, तो आप ये जब लिखना तो इसका एक फिगर जो मैंने बनाया था वो जरूर बना देना। ठीक है, ये वाला फिगर याद रखना होगा आपको, ऐसे होगा। ठीक है, तो यहां पर आप दिखा देना पलक्कड़। ठीक है, यहां पर आप गोवा लिख दो, ये 900, ये 1500 और ये 2700। तो ये वाला फिगर भी आप वहां पे दिखा सकते हैं। ईस्टर्न घाट का है तो वो आप डायरेक्टली ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, यार आप लोग रिवाइज नहीं करते। देखो, एक हफ्ते की ज्योग्राफी क्लास होती है, आपकी एक ही क्लास होती है,
एक एक हफ्ते का आप कंटिन्यूस कर रहे हो स्टार्टिंग से। सबसे पहले लोगों ने पढ़ा क्लाइमेटोलॉजी, फिर पढ़ा जियोमॉर्फोलॉजी, फिर पढ़ा इंडियन ज्योग्राफी। एक एक हफ्ते का रिवीजन करना है केवल आपको। उसके बाद जो मना करो ना पूरे महीने, और फिर एक सब्जेक्ट आपका पैक। और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर ये आपका रेडी हो गया तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट में ही हेल्प करेगा। इन्वायरमेंट पढ़ोगे वहां पे भी ज्योग्राफी है ना। आप रिवर सिस्टम पढ़ डालोगे, माउंटेन पठार प्लेटू पढ़ डालोगे, तो ये जो जीके है एक अलग सेक्शन बनता है जीके का हर पेपर में। जनरल नॉलेज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के बाद, है ना, तो वो आपका रेडी हो जाएगा एक सेक्शन। क्योंकि यही देखा जाए तो बहुत बड़ा वेटेज कवर करता है एग्जाम प्रीलिम्स में। और सही बताएं तो कॉन्फिडेंस ही तभी आएगा जब आपका ये रेडी रहेगा, वरना आप एग्जाम में बैठोगे विदाउट कॉन्फिडेंस, भले एक क्वेश्चन इससे आए ना आए। और वैसे देखा जाए तो पीसीएस में तो काफी वेटेज रहता है इसका, ठीक है। आईएएस में कभी बहुत ज्यादा वेटेज होता है, कभी कम हो जाता है, कभी एक भी क्वेश्चन नहीं आया, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। मुझे याद एक पेपर था प्रीलिम्स का, उसमें 50 मार्कर क्वेश्चन नियरली थे ज्योग्राफी से, यूपीएससी का। तो यूपीएससी का पैटर्न थोड़ी ना आप पकड़ पाओगे कि वो कब क्या पूछने वाले हैं, है ना। जो यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ कॉन्सेप्ट है वो पूरा, यहाँ पर पूरा ध्यान दिया गया कॉन्सेप्ट में। आप नोट्स के लिए कह रहे थे, मैंने आज जो भी था पुराना वाला नोट्स इंग्लिश में दे दिया है, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है ना। फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, वो सिर्फ इंग्लिश में दिया, वो आज रात तक वो हिंदी में भेज दूंगा। हिमालय जो आज पढ़ाना है वो पहले मैंने भेज दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों मिल करके। नोट्स, लैक ऑफ नोट्स कभी नहीं होंगे आपका। नोट्स की वजह से कोई काम रुकना नहीं है, वो मैं दे दूंगा, वो मेरा काम है। लेकिन आपको बराबर साथ में चलना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि टाइम मुझे कम मिलता है, मान लो बाकी टीचर के पास ज़्यादा टाइम है, कंटिन्यूअस स्टडी हो जाती है। और ये बहुत अच्छा एक ट्रेंड बन गया है कि महीने में आपको एक हफ्ते से ज्योग्राफी पढ़नी है और उसको फिर रिवाइज करना है पूरा। जैसे क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, अब आपका ड्यूटी क्या था कि उसको बढ़िया से रिवाइज करके रखो, लेकिन वो आयोग किसी ने नहीं किया। तो वो आप रिवाइज नहीं करोगे तो कैसे होगा। हम लोग को रिवाइज करना पड़ता है यार, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, रटी हुई चीजें, तब भी रिवीजन नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। तो आपको रिवीजन तो आप ही को करना है ना, वो मैं थोड़ी ना करा पाऊंगा। अगर टेलीपैथी आती तो लखनऊ से ही करवा देते हैं। फिलहाल जो रिवीजन सेशन में बता रहा था वो जब स्टार्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली आज से या कल से, तो उसमें तो मैं कराऊंगा ही रिवीजन। लेकिन जो पहले पुराना हो चुका है कॉन्सेप्ट, उसमें बताना संभव है। कॉन्सेप्ट नहीं बता पाऊंगा दोबारा सारा, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो। उसमें तो आपका क्वेश्चन आंसर रैपिड फायर चलेगा, क्वेश्चन आंसर, फिर उसको आपको रिवाइज करना है डेली। अगर 50-60 क्वेश्चन एक दिन में हो रहे हैं तो उसको डेली आप पढ़ो, है ना। सुबह उठने से पहले एक बार डेली पढ़ लो, मतलब सुबह उठने के बाद जब एक बार पढ़ लोगे उसके बाद जो करना हो दिन भर करो। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपने अभी तक जितना पढ़ा है उसके बाद देखना एग्जाम में सबसे ज्यादा हेल्प वही 60-70 क्वेश्चन करने वाले हैं आपको, जो प्रीलिम्स का पेपर है। एटीट्यूड अलग होता है प्रीलिम्स और मेंस का। मेंस में आपका पूरा नॉलेज कंसीडर किया जाएगा, आपने एक पूरे साल कैसे पढ़ा है तभी आप लिख पाओगे। लेकिन प्रीलिम्स में इसीलिए कहा था कि अगर आखिरी 2 महीने भी आप पढ़ लो बढ़िया से तो हो जाएगा। रीजन क्या है कि वहां पर आपको मिलेगा क्वेश्चन, पूरे पेपर में जितने क्वेश्चन आते हैं 150 क्वेश्चन में, वो उनके आंसर आपके आंख के सामने होते हैं कि नहीं होते हैं। अब इससे ज्यादा क्या फैसिलिटी है यार, आपके आंख के सामने आंसर है, आपको केवल उस सही आंसर तक पहुंचना है। अब उसमें प्रॉब्लम कब आती है पता है, जब ये वाली सिचुएशन आ जाए 50-50 कि 2 तो पता है 2 नहीं पता है, और ये सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है। कोशिश करो 70-30 या 80-20 का बनाने का रेशियो। 50-50 में भी अगर आपके 2 ऑप्शन बिल्कुल नहीं जानने वाले हैं, आपको नहीं पता है कि क्या इसका आंसर है, क्या इन दोनों में से क्या होगा, तो भी इस सिचुएशन में आप होने चाहिए एग्जाम में कि उसमें भी जो 2 आंसर बच रहे हैं उसमें भी आपका वेटेज 80-20 का रहे, कि एक में आप 80% ही श्योर हो, तभी आप इंटेलिजेंट गेस जो कहा जाता है वो ऐसे ही होता है। और कोई भी टॉपर है, मैं बता रहा हूं, कोई भी टॉपर, यूपीएससी, यूपीपीएससी या किसी भी एग्जाम का, किसी को भी 100% नहीं आता है। और जितने भी ये प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, स्पेशली जो टॉपर्स होते हैं, आप देख लेना वो जस्ट क्वालिफाई करते हैं प्रीलिम्स। आपने देखा था मैम ने क्या बोला था कि उनको नहीं लग रहा था कि होगा प्रीलिम्स में, है ना, लेकिन हो गया। तो वो जो, क्योंकि आपका रिजल्ट जाना 50%, आंसर आपके सामने है,
एक मेथड है एलिमिनेशन मेथड, यही सब यूज करते हैं। मैं भी पेपर जब दे रहा हूं या ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मैं इवन करता हूं, मैं अदर पोर्शन की बात नहीं करूंगा, वो पॉलिटी और ज्योग्राफी में मैं अपने आप को बड़ा अच्छा समझता हूं। तो मैं भी जब इनके क्वेश्चन करता हूं तो मुझे भी 100% क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन सारे सही हो जाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि एलिमिनेशन मेथड यूज हो जाता है, एलिमिनेट कर करके मैं आंसर तक पहुंच जाता हूं। लेकिन एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, है ना? तो रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कोई नई चीज पढ़ने से पहले आप पुराना जो पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करो, मतलब प्रॉपर रिवीजन चाहिए उसके लिए, ठीक है? यहां पे अगर आप पहले आ जाते हो तो भी बैठ के रिवाइज कर लिया करो। सबसे बढ़िया वर्कआउट होता है मैथ, ये मैप करना। जब खाली बैठा करो 4 फ्रेंड्स को साथ में, तो आप मैप की प्रैक्टिस किया करो, एक दूसरे से पूछा करो, कंट्री कैपिटल ही पूछो, है ना? जैसे अंगोला की कैपिटल कौन बताएगा मुझे? रुवांडा। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी पूछ लिया करो, आपस में बैठो तो केवल कंट्री कैपिटल के टेस्ट में पूछ लेगा, क्योंकि आप देखो ये भी क्वेश्चन आ जाता है यूपीपीसीएस में। हर एक साल के पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा होता है, 1-2 क्वेश्चन, 1-2 नंबर से रुक जाता है लोगों का। 2021 वाला आया ना जो प्रीलिम्स का दिया गया मार्क, तो यार 21 प्रीलिम्स की तो आई है, अभी रिलीज हुई है मार्क। प्रीलिम्स में कितने मार्क्स आए थे? 115 कट ऑफ गई थी प्रीलिम्स की, 115 और 113 नंबर पे रुक गया। अब आप सोचो, 115 यूपीपीसीएस 2021 कट ऑफ गई थी और 112 या 113 पे रुक गया। एक ही क्वेश्चन तो ले गया काम, 1-2 क्वेश्चन की वजह से लटक गया मामला। और ऐसा 1000 ज्यादा लोगों के साथ होता है। तो ये मत सोचा करो बहुत कम वेटेज, 1-2 नंबर का वेटेज है। 1-2 नंबर आप कभी चेक नहीं करते होगे अपना, आप मार्क चेक नहीं करते होगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि प्रीलिम्स के जो मार्क आते हैं वो 1-2 साल बाद आते हैं, तो कभी नहीं देखते हो। और ये भी मैं गारंटी कह रहा हूं, इसी क्लास में ऐसे कम से कम 30% बच्चे होंगे जिनका 1 नंबर मिलता होगा, आप देखते नहीं, ठीक है? आज हम लोग हिमालय पढ़ेंगे, ठीक है? जो मैंने भेजा था उसको आप पढ़ो, टेलीग्राम में जो भेजा डॉक्यूमेंट भेजा उसको आप ओपन करिए। अब देखिए जो हिमालयाज है, पेनिनसुलर प्लेटू आपका बन गया। उसका मेन रीजन अगर देखा जाए पेनिनसुलर प्लेटू के बनने का, तो आप देखोगे उसमें जो ओवरमेंटल बाउंड्री है या फिर जो आपका एस्टिमेट है उसका बहुत बड़ा है ना। लेकिन जो हिमालयाज हैं उनके बनने की क्रिया थोड़ी अलग है। अब हिमालयाज में भी आप देखोगे तो पैरेलल रेंजेस हैं, ऊपर से स्टार्ट करो तो आप देखोगे पैरेलल रेंजेस हैं, है ना। पैरेलल रेंजेस कैसे बनेंगे, कोई सोच सकता है? सर रिपीटेटिव फोल्डिंग में वेरी गुड बात। देखिए ये कंफर्म है कि यंग गोल्ड माउंटेन है, टर्शियरी पीरियड के हैं तो यंग गोल्ड माउंटेन, क्योंकि आप देखो जितनी वो चुनी हुई है वो सबसे इससे पहले ही हो गई थी, लिखा था हम लोगों ने। तो सबसे लास्ट में ये बने, मतलब सबसे यंग जो हिमालय के बनने का मेन रीजन था जियोसिंक्राइज, भूसंगति। क्योंकि जो हिमालय है वो साउथ से ट्रेवल करके नॉर्थ में आया, या इंडियन पेनिनसुला जो है वो साउथ से ट्रेवल करके नॉर्थ में आया। जो साउथ से जब ये नॉर्थ आया तो जब ऊपर टकराया, ऊपर कौन सी प्लेट है? एशियन प्लेट है। तो इसके टकराने के कारण फोल्डिंग हुई, मतलब वलन की जो एक प्रक्रिया होती है वो हुई और हमारे हिमालय बन गए। अब ऊपर एक प्लेट है जो एशियन प्लेट है और नीचे से इंडियन प्लेट आ रही है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि केवल जो हमारी पैसिफिक प्लेट है वो ट्रूली ओशियानिक प्लेट है, महासागरीय प्लेट है। जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है
वो कह सकते हैं आपकी ये ओशियानिक प्लेट है। बाकी जितने भी प्लेट्स हैं उनमें कॉन्टिनेंट और ओशन दोनों का पार्ट है, कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है और ओशियानिक लिथोस्फीयर है। तो एल पे आपको ओशियानिक लिथोस्फीयर ही मिलेगा, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर अंदर से स्टार्ट होता है। तो मतलब कहने का कि नीचे से जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ रही है या जो इंडियन प्लेट आ रही है, इसमें दो पार्ट होंगे, एक ओशियानिक और एक कॉन्टिनेंटल। नीचे से ये ऊपर आ रहा है। अब इसको बर्ड एंगल में आप देखिए, आप चिड़िया हो गए, ये एशिया है, ठीक है। आपका इंडिया नीचे से ऊपर आ रहा है, यही ट्रेवल की ऐसे भी ट्रेवल कर रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि पहले ऑलमोस्ट 136 to 138 मिलियन ईयर्स एगो, इतने साल पहले ये ट्रेवलिंग स्टार्ट हुई, ठीक है। और जब ये ट्रेवलिंग हो रही थी तो यहां पर मेडागास्कर इससे जुड़ा हुआ था। फिगर आप लोग बनाते हुए बनाइएगा और कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे आप चाहो तो लिख सकते हो क्योंकि सब मैंने लिख के दे दिया पहले, उसमें सब लिखा हुआ जुड़ा हुआ। तो पहले मेडागास्कर इससे अटैच था। इंडिया को ऊपर की तरफ मूवमेंट चालू किया अपना, तो ध्यान रखिएगा, एक तो नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुआ और एक इसका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा था, ठीक है। मतलब ये ऐसे ऊपर आ रहा था, ऐसे। तो 136 मिलियन ईयर को आप कह सकते हो कि ये जर्नी स्टार्ट हुई, तब मेडागास्कर इसका पार्ट था। और ऑलमोस्ट 85, ये नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, नियर अबाउट आप लिख दो, ये ठीक है कि लगभग 85 मिलियन ईयर्स एगो जो इंडिया था वो थोड़ा ऊपर आ गया होगा क्योंकि नॉर्थवर्ड जर्नी हो रही है। तो अब ये थोड़ा सीधा भी हुआ होगा, है ना। तो आप कह सकते हो कि ये ऐसा हो गया होगा। इस टाइम पर मेडागास्कर इससे अलग हुआ था, ठीक है। अब मेडागास्कर इससे अलग हो गया है, मतलब अब आपका जो वेस्टर्न घाट है वो डेवलप हो गया, तो मेडागास्कर अलग हो गया। और ये ऐसा माना जाता है कि 55 मिलियन ईयर्स एगो सबसे पहले इंडिया आकर के टकराया यूरेशियन प्लेट से, ठीक है। तो जब टकराया तो कुछ ऐसे टकराया। तो अब इसके टकराने में खास बात है, सबसे पहले आपका कौन सा हिस्सा टकरा रहा है इंडिया का? सबसे पहले आपका जो वेस्टर्न पार्ट है वो टकरा रहा है यूरेशियन प्लेट से। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो इंडियन हिमालय है दे आर डायाक्रोनस। डायाक्रोनस का मतलब होता है कि जो हिमालय है वो दो अवधि में बने। ये क्वेश्चन आपसे अलग से पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा बना, वेस्टर्न हिमालय की ईस्टर्न हिमालय? तो आपको क्या लग रहा है कि सबसे पहले किसका निर्माण होगा? वेस्टर्न हिमालय, ठीक है। तो ये इसीलिए जो ये वाला टिप है ये है आपका पाकिस्तान में एक प्लेस है कोतवाल प्लेटू, ठीक है। ये आगे में सबसे पहले टकरा है। और आपका वेस्टर्न हिमालय बनना स्टार्ट हो गया, मतलब पश्चिमी हिमालय। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। तो अब इसको हम लोग टेक्टोनिक के थ्रू देखते हैं कि कन्वर्जेंस कैसा होगा, ठीक है। फिगर बना लेना तो बता देना, बता देना। जब आप बना लेना तो बता देना। आप लोग को देख के मुझे और ठंडी लग रही है। आप लगे वैसे कल का जो तापमान था वो पिछले 12 सालों में सबसे न्यूनतम तापमान था। हाँ, 48 बोलते हैं, मैंने न्यूज नहीं कहा।
हाँ वैसे मैंने पहले भी ये बात सुनी। इसीलिए तो कहते हैं न्यू दिल्ली नहीं है कैपिटल इंडिया का। हाँ अरे गूगल भी गलत है एक्चुअली। क्या है ना कि न्यूज़पेपर में सारी बातें नहीं लिखी जाती। ठीक है सर। तो आपने देखा कि मैंने बोला कि सिर्फ पैसिफिक प्लेट जो है वो महासागरीय प्लेट है, ओशियानिक प्लेट है। मतलब ये जो नीचे से आके टक्कर हो रही है ना, इसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में जो एज है आखिरी वाला वो ओशियानिक इन नेचर होगा, और जो इंडियन पेनिनसुला वाला पार्ट है वो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर का बना होगा। इतनी बात क्लियर हो रही है? तो अब हम अगर इंडियन प्लेट को बनाए यहाँ पर तो कैसा बनाएंगे? आप बताना मैं सही बना रहा हूँ। यही कुछ स्ट्रक्चर रहा होगा ना जब दोनों एक दूसरे के पास आ रहे होंगे। ये आपकी इंडियन प्लेट होगी, ये आपका ओशियानिक लिथोस्फीयर होगा, ये आपकी एशियन प्लेट होगी, ये आपका ओशियानिक लिथोस्फीयर होगा। ठीक, अब आपको पता है कि यहां पर कुछ रिवर्स बह रही होंगी। ठीक, तो ये रिवर्स अपना डिपॉजिट तो यहीं पर इकट्ठा करेंगे। यहां पर थोड़े डिपॉजिट हम लोग बना देते हैं। और ये डिपॉजिट तब भी होंगे जब ये ट्रेवल कर रहा होगा इंडियन पेनिनसुला ऊपर की तरफ। तो यहां पर ये हमने डिपॉजिट बना दिए। ठीक उसी तरह यहां पर भी कोई डिपॉजिट होंगे। ठीक, अब एशियन प्लेट है, इट इज मोस्टली डोमिनेटेड बाय द कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, इसीलिए मैंने यहां पर जो ओशियानिक लिथोस्फीयर है बहुत कम बनाया है। तो ऑलमोस्ट इट इज आप कह सकते हो टोटली ही ढका हुआ है किससे? डिपोजिशन से। ठीक है, ये अपनी जगह पर है, ये आ रही है। अब ये डायग्राम बन है। अब दूसरा डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा और पास आते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो डिपोजिशन है, ये वाले जो डिपोजिशन है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एक्रीशनरी विजेस। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हाँ, अभिवृद्धि। और आगे बस यही कहते हैं। तो इसको बोलते हैं अभिवृद्धि। हिंदी में, इसीलिए मैं कहता हूं कि इंग्लिश में चल दो, हिंदी बहुत टफ है। ये एक्रेशनरी वेजेस जो है ये क्या है? ये डिपोजिशन है, डिपॉजिट्स हैं जो कि रिवर्स यहां पर आकर के जमा कर देंगे। अब जब ये प्लेट थोड़ा और पास आएगी, तो ये सिचुएशन बनेगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहां वाली जो ओशियानिक लिथोस्फीयर है ये डेंसर है, तो इसीलिए नीचे चली जाएगी और ये इसके ऊपर उठने लगेगा। यहां पे ये जो घटना घट रही है इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? कोई बताएगा? अब यार ये सब मत बोला करो, इतना पढ़ा चुके हैं। तो घर्षण क्या होता है? सबडक्शन। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? ये भी कल लिख के दिया था उसमें, पढ़ता। देखिए, देख करके बताइए उसको, सबडक्शन को क्या बोलते हैं? चैनल या ग्रुप खोल करके ऊपर सर्च का बटन आता है, तो सीधे लिख लिया करो, सर्च कर लिया करो सबडक्शन।
अब ये जो सेडिमेंट्स हैं ये आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, जो इधर इधर दोनों जगह मौजूद थे। अब आपको पता है कि ये जो दोनों प्लेट हैं ये एक दूसरे की तरफ किस कारण से आ रही है, जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा था सर। वो जो प्लास्टिक रीजन है नीचे उसकी वजह से एस्टेनोस्फीयर वाला, तो क्या होता है, कन्वर्जेंस क्यों हो रहा है? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आती हैं? हिंदी में क्या बोलेंगे? ठीक है। अब ये अभिसरण हो क्यों रहा है, ये कन्वर्जेंस हो क्यों रहा है? क्योंकि ऊपर का प्लास्टिक पार्ट जो है वो नहीं, ऊपर का सॉलिड पार्ट प्लास्टिक लेयर के ऊपर तैरता है। कैसे? कन्वेक्शनल करंट, जो संवहनी तरंगें हैं, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखिए, कुछ ऐसे संवहनी तरंगें चल रही होंगी, ठीक है, जिसके कारण ये दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आ रहे होंगे। ये तो रीजन है ही है दोनों प्लेट के आपस में पास आने का। यहां पर एक एडिशनल फोर्स भी काम कर रहा है, दिमाग लगा के बताएगा कोई क्या है? कोरियोलिस फोर्स का जो सबसे ज्यादा इम्प्लीकेशन है वो केवल एटमॉस्फेयर में, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसमें हम नहीं जाएंगे। फिर आपको जियोमैग्नेटिज्म जब देखोगे तब उसमें उसका इंपॉर्टेंस दिखाई। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वाला जो हिस्सा है इसको नीचे से पकड़ के कोई खींच रहा है? भाई ये जो है, ये स्लैब है जो, ये नीचे भी तो जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पर दो एडिशनल फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो ये और एक आपका ये जो स्लैब पुल है, स्लैब पुल इसको बोलते हैं, स्लैब पुल और रिज पुश, मैंने आज वाले नोट्स में लिख करके दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर दोनों इसीलिए कहा जाता है कि जब तक ये स्लैब इसमें जुड़ा हुआ है तब तक यहाँ पर एक तो कन्वेक्शनल फोर्स काम करेगा, संवहनी तरंगे, संवहनी बल जो है, और एक आपका स्लैब पुल और रिज पुश फोर्स काम करेगा। इसी कारण से स्टार्टिंग में जब ये पास आ रहा था इंडियन पेनिनसुला हमारा, तो इसकी जो स्पीड थी आपस में एक दूसरे के पास आने की वो 11 सेंटीमीटर तक थी, 11 सेंटीमीटर पर ईयर, है ना। और बाद में जब ये आपको पता है कि जैसे जैसे अंदर जाएगा तो ये वाला पार्ट पहुंच जाएगा कहां, दुर्बलता मंडल या एस्टेनोस्फीयर में, और वहां पर जा करके मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। और उससे पहले ही ये पार्ट यहां से टूटने लगता है, क्योंकि यहां पर जब प्रेशर रिलीज होता है तो नीचे से मैग्मा इंट्रूड करता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जब ये टूट जाएगा तब आपका केवल एक फोर्स काम करेगा, वो है आपका कन्वेक्शनल करंट, और इसीलिए जो स्पीड है वो कम होकर हो जाती है 4 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है। सर सबडक्शन ग्रेविटी की प्रीडोमिनेंस की वजह से हो रहा है या एशियन प्लेट के इंडियन प्लेट को दबाने की वजह से हो रहा है? सबडक्शन तो कन्वर्जेंस की वजह से हो रहा है। नहीं सर, आपने जो दूसरा रीजन बताया ना कि ग्रेविटी की वजह से, जैसे मैं वो बता रहा हूँ, जैसे सबडक्शन ये जो हुआ ये क्यों हुआ, क्योंकि भाई ये इससे भारी थी तो ये सबडक्ट करके नीचे की तरफ, अब जब इसकी डायरेक्शन नीचे हो गई तब इस पे कौन सा फोर्स काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो यहाँ पर दो, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ये स्पीड क्यों कम होती है बाद में? हाँ नहीं समझ में आया? अच्छा, थोड़ा ऊपर बना दूं, ऊंचा के सब देख रहे हैं तो ये अलग बता देगा। देखिए इसको कल मैंने बड़ा सोचा कि आपको कैसे समझाए, क्योंकि ये जो हिमालय वाला पोर्शन है ये टोटली है आपका ऑप्शनल के लिए बहुत डीपली पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें बहुत सारे ज्योग्राफिकल नेम हैं, जैसे मेन बाउंड्री थ्रस्ट हो गया आपका, सेंट्रल थ्रस्ट हो गया आपका, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, तो वो सब आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आपको लिखना तो है नहीं। तो एक मैंने कहानी बनाई मनगढ़ंत अपने हिसाब से, मनगढ़ंत नहीं है ही है लॉजिक और फैक्ट के ऊपर, लेकिन मैंने कहा किस तरह से आपको ऐसा समझाया जाए कि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए कि बनी कैसे। उसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा याद नहीं करना है जो ऑप्शनल के से रिलेटेड है। यही फायदा होता है कि जब कोई ऑप्शनल वाला आदमी पढ़ाता है जीएस के लिए, तो आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियरिटी से समझ में आएंगे, है ना। तो
ये वाला फिगर मैं दोबारा यहाँ बना रहा हूँ एक बार। मैं कह रहा हूं कि जब ये स्टार्टिंग में दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही थी, ये आपकी इंडियन प्लेट है और ये आपकी एशियन प्लेट है, तो ये सबडक्शन होगा। स्टार्टिंग में इनका जो स्पीड था वो बहुत ज्यादा था, 11 सेंटीमीटर पर ये, बाद में ये कम होकर के रह गया 4 से 5, तो बाद वाला भी आएगा। अभी आप समझिए कि यहां पर ये नीचे की तरफ खींच रहा होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और यहां पर आपको पता है कि संवहनी तरंगें भी चल रही हैं, तो दो फोर्स के कारण ये स्पीड ज्यादा होती है। और बाद में जब ये अलग होने लगता है तब तो केवल एक फोर्स काम करेगा, ये थोड़ी देर बाद यहां से टूट जाता है, ब्रेक हो जाएगा। इसकी डेस्टिनी क्या है कि कहां पर जाएगा, कोर बाउंड्री, ये कोर बाउंड्री पे जाएगा, वहां पर जाकर के ये पिघलेगा। कोर बाउंड्री तक जाने में भी तापमान बहुत ज्यादा मिल रहा है इसको रास्ते में, तो ये पूरा तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन इसके कुछ रिलेट्स पहुंचेंगे वहां तक, रेमिनेंट्स, ठीक है। उसके कारण भी ये क्रिया होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये दोनों प्लेट जब आपस में एक दूसरे की तरफ आ रहे थे तो टकराने की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ, बट हिमालय अभी भी उनका देखो हाइट इंक्रीज कर रहा है, तो वो क्यों इंक्रीज कर रहा है बताया अभी कन्वर्जेंस हो रहा है, तो वो कन्वर्जेंस अब क्यों हो रहा है, टकरा चुकी है अब तो प्लेट, ये स्लैब टूट के जा चुका है, ठीक, अब तो टकरा गई है, अब तो सूचना होने के बाद एक सिंगल कॉम्पोनेंट की तरफ ये होना चाहिए ना। सर रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स की वजह से जो पीछे से बल आ रहा है उसकी वजह से वो और रुकती चली जाती है। वो जो बल है एक्चुअली में वो जनरेट कहां से हो रहा है, वो एटमॉस्फेयर से हो रहा है, एटमॉस्फेयर से, तो वो बल तो पूरे वर्ल्ड में जनरेट हो रहा है ना, पूरी दुनिया में, है ना। तो हिमालय को अगर आप देखो तो ये अरावली से नहीं बढ़ रहा है, अरावली की जो हाइट बढ़ी है, आपने देखा होगा कि वहां पर भी सूचना नहीं है, जो आपका नर्मदा तापी होती है यहाँ पर, वहां पे जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज काम कर रही हैं, तो वो नहीं बढ़ रहा है सर, क्योंकि दो बड़े कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में हिमालयन रीजन वो नहीं है, अरावली। लेकिन आप जैसे आप जो मेन कारण बता रहे हो ये बढ़ने का, वो आप बता रहे हो टेक्टोनिक एक्टिविटी, यही ना, एस्टेरोस्फीयर के थ्रू कन्वेक्शनल करंट तो अभी भी चल रहा है, वो कन्वेक्शनल करंट तो अरावली के नीचे भी चल रहा है। सर अरावली इतनी बड़ी कॉन्टिनेंटल प्लेट का पार्ट नहीं है ना, जितनी हिमालय रीजन बीच में, थोड़ा बहुत तो बढ़ना चाहिए लेकिन वो तो कम हो रहा है कि नहीं। लॉजिक अगर लगाया जाए तो भाई थोड़ा बहुत तो बढ़ना ही चाहिए, एकदम कम कैसे होता है, उसमें जो डेरिवेशन एक्टिविटी है इज ग्रेटर देन मेकिंग एक्टिविटी। ध्यान दीजिएगा कि अरावली के पास जब लिफ्टिंग हुई होगी, सपोज करो आदि काल में यही रीजन में अरावली के पास बिजली होगी, एक पॉइंट बन रहा होगा, तो वहां पर, या इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूराल माउंटेन्स। यूराल माउंटेन्स भी ठीक ऐसे बने थे, जो आपका यूरोपियन प्लेट है और जो एशियन प्लेट है, जब ये एक दूसरे से टकराए थे तो जो स्लैब है वो नीचे चला गया और वहां पर भी एक फोल्ड माउंटेन बने, तो वो बने यूराल, ठीक। ये स्लैब नीचे चला गया कोरमेंटल बाउंड्री पे। अब ध्यान रखिएगा ये जो स्लैब है जब तक ये पिघलेगा तब तक जो कन्वेक्शनल करंट है वो बहुत तेजी से जनरेट होंगे, क्योंकि ये फ्रिक्शन डेवलप करेगा इन बिटवीन मेटल और स्लैब के बीच में, एक फ्रिक्शन होगा जब तक ये जाएगा अंदर, उस फ्रिक्शन के कारण जो कन्वेक्शनल करंट है वो ज्यादा तेजी से जनरेट होंगे। अब अरावली या फिर यूराल के पास ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है, क्योंकि वो रानी बनता है। और हमारे यहाँ अगर अब आपसे कोई पूछे कि एवरेस्ट की हाइट कब तक बढ़ेगी, तो जब तक ये स्लैब अभी मेल्ट टूट तो चुका है लेकिन अभी मेल्टिंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। लेकिन बता, लेकिन ये जो मेल्टिंग है, या फिर आप कह लो कि ये कंटिन्यू जब तक होगी तब तक हम लोग रहेंगे नहीं। ऐसा कहा जाता है जो मैमल्स हैं वो 5 to 10 मिलियन ईयर तक ही जिंदा रह पाते हैं, और ह्यूमन तो उसमें भी बहुत कम रहेगा, क्योंकि एक ह्यूमन एक्टिविटी आप देख ही रहे हो, नेचर में एनवायरनमेंट को कितना ज्यादा नुकसान होता है ना। हर कंट्री में न्यूक्लियर पावर है, आज किसी का भी दिमाग घुमा तो एक बम गिरा तो
और ऐसा भी नहीं है कि ऐसे लोग नहीं है जिनका दिमाग घूम नहीं सकता। इसके भी एग्जाम्पल हम लोग देख लिए, रशिया यूक्रेन में आप देखिए, है ना, ऐसे बैठे होंगे, लड़ाई चल रही होगी आराम से, खत्म मामला। तो ये चीज है। तो लेकिन हम लोग को ये साथ पेश ना करना पड़े, क्योंकि इंडिया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सर ये वाला रीजन एक बार मैं कह रहा हूं कि आप देखिएगा, ये दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, ये सबडक्शन हुआ है यहाँ पर। इसका रीजन आपको पता है कि सबडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि ओशियानिक प्लेट डेंसर है इन कंपैरिजन टू द कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। ये सबडक्ट जो होगा तो ये वाला जो पोर्शन है, ये ऐसा थोड़ी ना है कि लाइन बनी रहेगी नीचे तक। भाई ये ब्रेक भी हो गया यहाँ से, हाई स्पीड लो स्पीड नहीं पता है आपको। अब जब ये यहाँ से ब्रेक हो गया तो इसकी डेस्टिनी है ये कोर मेंटल बाउंड्री। यहां पर जब ये स्लैब पहुंचेगा तो यहां पर एक तरह का एक घर्षण डेवलप करेगा, फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन के कारण ये जो कन्वेक्शनल करंट चल रहा है इनकी स्पीड तेज रहेगी, ठीक है। तो इसलिए ये कन्वर्जेंस होता ही रहेगा। क्लियर है? अगर ये बंद हो जाए, पूरी तरह से पिघल जाएगा, जब मेल्ट हो जाएगा तो ये अलग हो गया, नाउ ये फ्यूचर हो जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और एक सिंगल कॉन्टिनेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो ध्यान से अगर मैप को आप देखो तो जो आपका एशिया और यूरोप वाला पोर्शन है, अब वो सुपर कॉन्टिनेंट बनने के ही तो कगार पे है। आप ध्यान से देखो अगर तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़ा ही हुआ है ना। तो ये सुपर कॉन्टिनेंट ही तो बनने जा रहा है। तो पहले रोडेनिया था, फिर टूटा तो आपके अलग अलग हो गए, फिर गोंडवाना लैंड, फिर पेंजिया, और फिर पेंजिया का ब्रेकिंग चल रहा है सब। तो दूसरा सुपर कॉन्टिनेंट बनने के रास्ते में है, जो आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन है आपका, ठीक है। क्लियर हो रही है? बिल्कुल। जैसे अब ये वाली प्लेट है, ये आपकी है इंडियन, सॉरी सपोज करो ये एशियन है, ठीक है। अब एशियन और जो पैसिफिक प्लेट है, एशियन और पैसिफिक के बीच में कई माइनर प्लेट्स हैं। तो वहां पर आप देखोगे तो बीच बीच में डाइवर्जेंस दिखाई देगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जो आपका अफ्रीकन ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली लगती है ना, तो अफ्रीकन प्लेट टूट रही है। जो रिफ्टिंग है नाइल रिवर वाली, नाइल रिवर से लेकर के वो गलियानी रिवर तक, तो वो टूट रहा है अफ्रीका में, वो डाइवर्जेंस है। हाँ बनेगी। आप कह सकते हो कन्वेक्शनल करंट की फ्लो की जो डायरेक्शन है, जैसे मैंने कहा कि अगर मान लो ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, अगर कन्वेक्शनल करंट की डायरेक्शन यहां पर सपोज करो ऐसी है और यहां पर ऐसी है, तो ये प्लेट इधर हो जाएगी, ये प्लेट इधर हो जाएगी, तो ये डाइवर्जेंस हो गया। जहां पर अपोजिट डायरेक्शन होगी, अब ये डेफिनेटली है कि इन दोनों के बाद भी एक प्लेट होगा, तो यहां से जो डाइवर्ज होकर दूर जा रही है वो इसमें कन्वर्ज होगी, है ना। तो डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। मैप में जवाब दो। हाँ देखिए, जब कोई भी प्लेट आपस में कन्वर्ज हो रही होती है, तो मैंने कहा ना कि ओशियानिक लिथोस्फीयर और कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर अगर दो कॉन्ट्रास्ट बन रहे हैं, जैसे अगर ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो रहा है तो वो दो फेज होगा। अभी बताऊं, पहले होगा ओशन कॉन्टिनेंट और फिर होगा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट अगर कन्वर्जेंस कहीं पर हो रहा है तो सिंगल फेज में होगा, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट टकरा जाएगा। ये टोटली डिपेंड करता है नीचे आपका एटमॉस्फेयर के क्या हो रहा है। पहले वो स्टडी किया, सबको समझिए, ज्योग्राफी में कोई भी जब कॉन्सेप्ट आता है तो पहले होती है स्टडी, उसके बाद उसके प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, है ना। हम कौन होते हैं पूछने वाले इसमें, इनसे पृथ्वी माता से कि आप कैसे कन्वर्ज हो रहे हो, कैसे जा रहे हो, आप कैसे हो रही हो, वो देख करके हम प्रिंसिपल अपने बनाएंगे, स्टडी करेंगे, है ना। तो ये तो ज्योग्राफी है, ये टोटली आप कह सकते हो कि हाइपोथेसिस पे, इसीलिए कोई भी ज्योग्राफी में प्रिंसिपल बनता है तो पहले उसको नाम दिया जाता है हाइपोथेसिस, परिकल्पना। मतलब ये कल्पना है
तो कहानी तो मैंने आपको बहुत आगे रखी हुई बतानी है, सबडक्शन वगैरह, ठीक है, जो स्लैब अलग होता है। अब समझिए प्रोसेस में क्या होता है। ये इंडियन प्लेट है, ये एशियन प्लेट है, और यहां पर आपको बताया क्या है, डिपॉजिट। अब अगर फर्दर कंप्रेशन हुआ, दोनों तरफ से कन्वर्जेंस हुआ, तो आपको क्या लग रहा है, क्या होगा? मतलब एक चीज क्लियर है कि पहले आपका हुआ ओशियन कॉन्टिनेंट कोलिजन, ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराई, और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन से पहले क्या होगा, ये उठेगा। तो इस पॉइंट को याद रखना कि जो डिपॉजिट्स है वो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन से पहले ही फोल्डिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, स्टार्ट होती है, पूरी तरह से नहीं होता है। लेकिन इससे पहले भी एक चीज होगी, क्या होगी कि ये जो स्लैब नीचे जा रहा है, जब ये कहीं आगे थोड़ा पहुंचेगा, सपोज करो यहां तक आ रहा है, तो यहां से इसमें होगी ब्रेकिंग। जब ये टूटेगा तो ये मेल्ट होगा, मेल्टिंग के बाद आपको क्या लग रहा है कि यहां से क्या है, मैग्मा आएगा। अब ये मैग्मा जब एशियन प्लेट को फोर्सफुली ऊपर करेगा तो एक अपवार्पिंग होगी, चार्मोकटाइजेशन, जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि यहां से ये बाहर आ जाएगा और यहां पे एक माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ऑर्डर याद रखना, मतलब इस पूरे प्रोसेस में कन्वर्जेंस के दौरान सबसे पहला जो माउंटेन बिल्डिंग होता है वो कहां पर होगा, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होता है। इसके बाद सारी प्रोसेस होगी। ये समझ में आएगी नहीं, इसमें किसी को डाउट है तो सर मैग्मा जरूरी क्यों है? भाई ये नीचे जा रहा है, स्टेनोस्फीयर पे पहुंचेगा तो मेल्ट नहीं हो जाएगा, नहीं मेल्ट तो क्रिस्टल रॉक मेल्ट होंगी ना। मैग्मा एशियन प्लेट से निकलेगा ये कैसे? क्योंकि यहाँ पर जब ये मेल्ट होता है तो एक हॉट स्पॉट की तरह एक्ट करता है और ऊपर की तरफ प्रेशर बहुत तेज होता है, तो वो क्रैक डेवलप कर देता है, और क्रैक डेवलप करके यहाँ पर, इसीलिए ये कहा जाता है कि जो कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है उसमें जो ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होता है या अभिसरण होता है महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट का, वहां पर किनारे और एजेस पे आपको वॉल्केनिक आर्क दिखाई देते हैं। वॉल्केनिक आर्क पूरा माउंटेन चेन होता है वॉल्केनोस का। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका रॉकीज और एंडीज, है ना, रॉकीज और एंडीज वॉल्केनिक आर्क, ठीक है। तो भाई ये जब माउंटेन बना तो इस माउंटेन का नाम बनता है इस रेंज का, हिमालय की ये पहली रेंज है, इसे हम बोल सकते हैं ट्रांस हिमालय। वेरी गुड, केटो, ठीक है। ये है आपकी ट्रांस हिमालय। इसमें जो इंपॉर्टेंट रेंज है वो है कराकोरम, है ना। कराकोरम में आप देखोगे हाईएस्ट पीक है K2, तो K2 को एक वॉल्केनिक पीक कहना गलत तो नहीं है, वॉल्केनिक पीक है ना, वॉल्केनो के थ्रू तो बना है जो कराकोरम रेंज है या फिर जो ट्रांस हिमालय है। इसीलिए कल मैंने बोला था कि ये वाला जो पार्ट है ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है, इसीलिए इसको परा हिमालय बोलते हैं। ट्रांस जोड़ने के पीछे रीजन था, ट्रांस हिमालय। परा हिमालय क्यों बोलेंगे, क्योंकि हिमालय के परे। अब इसके बाद जो आप कह सकते हो फोल्डिंग होगी या वलन होगा, उससे आपके जो इंडियन हिमालय हैं उनके रेंजेस बनने स्टार्ट होंगे। तो ये डेफिनेटली ये बात श्योर है कि अब जो हिमालय का रेंज बनेगा उसकी रॉक कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग होगी इससे। क्यों? क्योंकि वो बनेगा सेडिमेंट से और ये बना है ग्रेनाइट, बेसाल्ट और नाइसेस से, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अगर आपने कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन लिख के आ जाए कि जो ट्रांस हिमालयन रेंज है या फिर फॉसिल्स जो होते हैं वो कराकोरम में पाए जाते हैं, तो क्या स्टेटमेंट सही है? सही है। सोचा करो, भूल जाते हो पहले ही। फॉसिल्स का किन रॉक्स में होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक में। भाई ये बने हैं वॉल्केनोस के थ्रू, तो इग्नियस रॉक पाई जाएगी ना, तो ग्रेनाइट, नाइसेस और जो आपका बेसाल्ट है वो होगा इसमें। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो इसीलिए ये डिवाइड ऑफ फॉसिल्स कहा जाता है। जो कराकोरम रेंज है उसमें फॉसिल्स नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन आ चुका है एक बार इस पर,
यूपीएससी में आया इसके ऊपर में, आप लोग देखते भी नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वो क्यों आया था, वो इसीलिए आया था। लेकिन अगर ये लिख दे कि जो हिमालय है उसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते, तो ये हिमालय में जीवाश्म नहीं पाए जाते, तो गलत जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब ये कॉन्टिनेंट प्लेट टकराएगी, आप सपोज करो कॉन्टिनेंट प्लेट टकराएगी, तो ये फोल्डिंग पर कॉन्टिनेंट प्लेट भी होंगी सर, क्वेश्चन भी होंगी। क्या वो फोल्डिंग हो रहा है यहाँ पे कॉन्टिनेंट प्लेट सर, फोल्डिंग हुआ है तो आपका माउंटेन बनना है कॉन्टिनेंटल प्लेट नहीं, सर उसी में भी बनेगा सर आपका, तो जो लावा भी जा रहा है। आप में से देखिए कुछ लोग ध्यान से सुना लो, अरे कहाँ रख देता हूँ मैं, देखिए मैंने बोला कि जब ये सबडक्शन होगा तो ये जो स्लैब है वो अंदर की तरफ जाएगी, क्योंकि ये प्लेट इधर आ रही है, इंडियन प्लेट है और ये आपकी एशियन है। यहां पर थोड़ी देर बाद ब्रेकिंग होने लगेगी। जब ये ब्रेकिंग होती है, रॉक ब्रेक होगी, तो ये एस्टेनोस्फीयर में जाएगी, नीचे आपका एस्टेनोस्फीयर मौजूद है, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वहां पे होगी मेल्टिंग। जब क्रिस्टल रॉक जब ये मेल्ट करेंगे तो यहाँ पर एक हॉट स्पॉट डेवलप होगा, और इस हॉट स्पॉट से आप कह सकते हो बहुत सारा मैग्मा निकलेगा जो ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर हो रही है? तो अब यहां पर जब ये मैग्मा ऊपर जाएगा तो ये आपका माउंटेन फॉर्मेशन करेगा। इस टाइप का ये जो माउंटेन बना इसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालयन, जिसका एग्जांपल है कराकोरम। ठीक है, K2 हाईएस्ट पीक है ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं है? इसके बाद प्रूफ क्या है? हिमालय की हाइट बढ़ी हुई है। एक्चुअली ये अब तो जो जियोलॉजिस्ट हैं वो लेके जाते हैं मशीन अपना पूरा, है ना। ये हाइट निकाली जाती है ना, 8,848 मीटर ऐसे थोड़ी 50 हो रही है। अब 50 हो गई, देखो 48 हमने पढ़ी थी, इतनी देर में 50 हो गई। वैसे 50 है, इंक्रीज करने लगा था। ठीक है, तो ये आपका ट्रांस हिमालय बना कराकोरम रेंज। अब यहां पर बीच में क्या है आपको पता है, जो एक्रेशनरी वेजेस है वो आपस में पास आ जाएंगे और दोनों यहां पर सेडिमेंटेशन हो जाएगा बहुत तगड़ा। अब अगर फर्दर यहां पर कन्वर्जेंस हुआ तो इस कन्वर्जेंस के कारण इसमें क्या होगा, फोल्डिंग। ठीक है, तो यहां पर जब अब माउंटेन बनेगा, ये कब बनेगा, जब ये दोनों टकराएंगे तो इंटेंस फोल्डिंग होगी। जब ये दोनों टकराएंगे तो अब इनको बना देते हैं, टकरा देते हैं आपस में। ठीक है, तो अब यहां पर ये आपका नीचे जा रहा है, यहां पर जो माउंटेन बनेगा सेडिमेंट्स के कारण, वो आपका कहलाता है टिथियन हिमालय। बीच में टिथिस ही तो था, तो इसीलिए इसको टिथियन हिमालय बोलते हैं। ठीक है, और इस हिमालय की प्रॉपर्टी क्या होगी कि इसमें फॉसिल्स भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये नदियां जो सेडिमेंट बाहर फैला रही हैं उसमें फॉसिल्स भी होंगे, जीवाश्म भी होंगे, और ये लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। जो डिपोजिशन हुआ होगा, लेयरिंग में हुआ होगा। आपको याद है ना, लोअर पुराना अपर पुराना बेसिन जब बताया था, तो लोअर पुराना के ऊपर अपर पुराना जमा होता चला गया था। तो भाई यहाँ पर भी वैसा ही लेयर्ड डिपोजिशन हुआ होगा। तो अब उनमें जब फोल्डिंग होगी तो आपके जीवाश्म भी यहाँ पर मिलते हैं इन हिमालय में। और ध्यान रखना कि ये दोनों का कलर इससे मैंने अलग बनाया है कि ये है आपका वॉल्केनिक ओरिजिन का, और ये है आपका सेडिमेंट्री, आप कह सकते हो रॉक से डोमिनेटेड। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री है वहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो हमने ट्रांस हिमालय लिखा है, ट्रांस हिमालय में आपकी कौन कौन सी रेंज है, एक तो कराकोरम, ठीक है, उसके बाद नीचे एक और रेंज है, क्या है, लद्दाख, और आगे आप चले जाओगे तिब्बत रीजन में तो वहां है कैलाश।
ठीक है, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर के बीच में ही आप देखोगे तो इंडस रिवर बह रही है। ध्यान से देखो मैप में। इसीलिए जो इनकी बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री बनी है, ठीक है, इसको बोलते हैं IT SZ, CZ नहीं है, ठीक है, इंडस सैंको सूचर्ड जोन। सांगपो रिवर जो है ये जब ब्रह्मपुत्र अपने अपर रीचेज में होती है तो उसे सांगपो कहा जाता है, बेसिकली जब तिब्बत रीजन में बैठी है। तो अब ध्यान से आप सांगपो रिवर देखो, सांगपो रिवर और जो इंडस है वो बिल्कुल पैरेलल चल रही होगी हिमालयन रेंजेस के। सांगपो आप देखोगे ईस्टर्न साइड में, ठीक है, तो वहां पर भी देखो सांगपो बिल्कुल पैरेलल चल रही है, तो वो एक बाउंड्री बना रही है इन बिटवीन ट्रांस हिमालय और जो आपके टिथियन हिमालय हैं। और टिथियन हिमालय का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? जास्कर, ठीक है। अब ये जो सेडिमेंट्स थे ये आपस में फोल्ड हो गए। अब यहां पर भाई अभी भी कन्वर्जेंस रुका तो नहीं है, चल रहा है। मैंने बताया अभी स्लैब नीचे की तरफ जा रहा है, घर्षण भी हो रहा है, धीरे हो रहा है लेकिन हो रहा है कन्वर्जेंस अभी भी। तो अब यहां पर यहां का जो मार्जिन है आपका, अब कॉन्टिनेंटल बाउंड्री आ गई इंडियन प्लेट की भी, तो अब इसमें होगी फोल्डिंग, ठीक है, फोल्डिंग। अब ये भी फोल्ड होगा कन्वर्जेंस के कारण, तो इसीलिए यहां पर एक और रेंज बनेगी। इसको अलग कलर से बनाना है। ये आपका कॉन्टिनेंट, इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है ये टकरा गया यूरेशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट से। तो अब यहां पर तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना, ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, अब इसके जो रिमेन्स है वहां पर उनमें फोल्डिंग होगी। भाई हजारों सालों से यहां पर भी तो सेडिमेंट इकट्ठा हुआ होगा, क्रस्टल सेडिमेंट, तो अब इनमें फोल्डिंग होगी। तो यहां पर एक माउंटेन बना, इसलिए तीनों का कलर अलग बनाया, ठीक है। ये जो हिमालय कौन इसका नाम बताएगा? देखिए ये तो आपका था टिथियन हिमालय या जास्कर, इसके बाद जो हिमालय बना ये बनेगा ग्रेटर हिमालय। मतलब नदियां तो अभी भी बह रही होंगी, है ना, ठीक है, बाकी पार्ट का डिपोजिशन हो रखा है पहले का, हाँ, ठीक है। अब ये जो आपको मैंने बताया इंडस सैंको सुतुर जोन है, ये बाउंड्री इंडस सैंको, यहां पर कोई बाउंड्री नहीं है इन बिटवीन दीज टू, ठीक है, यहां पर कोई बाउंड्री नहीं है। तो आप कह सकते हैं ये लगभग एक दूसरे से मिले हुए हैं, जो आपका टिथियन हिमालय है और जो आपका ग्रेटर हिमालय है। अब अगर जो क्रस्ट है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है, वो आपको पता है ब्रिटल कैरेक्टरिस्टिक का है। ब्रिटल मतलब भंगुर, कि भैया एक निश्चित सीमा तक वो मुड़ सकता है ना। अब ज्यादा अगर उसे मोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा। तो यहां पर आपका वो जो ग्रेटर हिमालय बना है, इसके बाद एक और रेंज बनती है इसकी फोल्डिंग के बाद, जो बाकी हिस्सा है वो फोल्ड होना स्टार्ट होगा, उसको हम बोलेंगे मिडिल हिमालय। लेकिन मैंने बोला ना कि ये जो फोल्डिंग है ये एक निश्चित सीमा तक होगी। ये वाली जब अब फोल्डिंग होती है तो ये टूट जाती है बीच बीच से, क्योंकि यहां पर फॉल्टिंग होने लगती है और रिवर्स फॉल्टिंग होती है। अब इसको समझिए क्या होता है रिवर्स फॉल्टिंग। इसीलिए जियोमॉर्फोलॉजी में ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया, इसको यही बता देंगे। तो इतना लिख लिया आपने कि मिटा दें इसको, आगे बताने के लिए बना रहे हो भी आप बना लो। अगर किसी के मन में कोई सवाल आए तो पूछिए। हाँ, नोमेनक्लेचर में बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ऐसे ही मिडिल कह दिया इसके बाद का ग्रेटर के बाद, क्योंकि इसके बाद एक्चुअली इसका मेन रीजन है हाइट।
ITSZ है आपकी इंडस सैंको सूचर्ड जोन। इंडस रिवर सिंधु नदी, इंडस सूचर्ड जोन। देखिए ये जो मिडिल और लेसर हिमालय या ग्रेटर हिमालय बुलाता है, ये बेसिकली हाइट के कारण बुलाता है, ठीक है। उसमें अभी हम लोग जब जो मटेरियल लिया उसमें हाइट पे भी बात करेंगे, उसमें लिखी हुई है सबकी हाइट। सैंको रिवर, टी साइलेंट TSANGTO, ठीक है। सर ITSZ जो है ये वोल्केनिक ओरिजिन और सेडिमेंट्री ओरिजिन के बीच में है। बिल्कुल, ठीक है। इसी जोन के पीछे से हमारा ट्रांस हिमालय स्टार्ट हो जाता है, मतलब इसके पीछे ट्रांस हिमालय और इधर है आपका टिथियन हिमालय। कई किताबों में ये चीज गलत लिखी हुई है, कई किताबों में। अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन जीएस में पूछ सकता है, अगर यूपीएससी में बैठोगे तो ये पूछा सकता है कि जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट हिमालयन है उनको आप डिफरेंशिएट कीजिए कराकोरम रेंजेस से या फिर परा हिमालय से, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाएगी अगर ये चीज नहीं पता होगी। यही तो है मेन डिफरेंस, यही तो आप बताओगे फिगर बना के कि वो वॉल्केनिक ओरिजिन का है, ये आपका डिपोजिशनल फीचर से बना हुआ है ना। वो आपका नीचे ये सब आप बता दोगे कि जब आपका स्लैब नीचे मेल्ट होता है तो इसके कारण हॉटस्पॉट जनरेट, यही डिफरेंशिएट तो करोगे। अगर ये पता ही नहीं होगा तो डिफरेंशिएट करो, क्या कहोगे ये तो एक है, अलग कहाँ है ना। तो ये पूछ सकते हैं, यूपीएससी में पूछ सकते हैं, पीसेस में भी पूछ सकते हैं। पीसेस तो एक जगह मतलब ढांचा बना देते हैं, ठीक है। तो मिडिल हिमालय हो गया। अब इसके बाद फोल्डिंग होती है, तो फोल्डिंग, हाँ ये वोल्केनिक हो गया, ये आपका सेडिमेंट्री फीचर्स वाला हो गया। यहां पर आपके क्रस्टल फीचर्स है, मतलब पार्शियली सेडिमेंट्री पार्शियली इग्नियस, ठीक है। अब इसके बाद जब फोल्डिंग होती है तो स्टार्टिंग में सबसे पहली सपोज करो ये फोल्डिंग है, ठीक है, ऐसी फोल्डिंग हुई तो इसको बोला जाता है सिमेट्रिकल। उसके बाद फोल्डिंग ऐसी होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो रॉक टाइप है, जो रॉक प्रॉपर्टीज हैं, जो अंडर अर्थ का जो टोपोग्राफी है वो सेम नहीं है। तो जब फोल्डिंग होगी तो सपोज करो दोनों तरफ से फोर्स काम कर रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है, ठीक है। यहां पर ऑलमोस्ट इक्वल हो रहा था, कन्वर्जेंस तो एक ही जैसा होगा, नीचे आपका जो कन्वेक्शनल करंट चल रही है वो तो सेम चल रही है, ठीक है। तो यहां पर एक कन्वर्जेंस हुआ दोनों तरफ से, तो ये फोल्ड हो गया। उसके बाद सपोज करो इधर वाला ज्यादा तेज है फोल्डिंग, इधर वाला ज्यादा प्रेशर लगा रहा है और इधर वाला थोड़ा ढीला पड़ गया, कम पड़ गया, तो फिर ये इतना आगे की तरफ झुक जाएगा, है ना। तो इसे बोलते हैं एसिमेट्रिकल। इसके बाद एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब फोल्डिंग ऐसी होगी, क्योंकि आपको पता है इधर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है, तो इधर वाला ज्यादा उधर की तरफ झुकेगा और ये ऑलमोस्ट पैरेलल आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं पैरेलल फोल्डिंग, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है। अब ये अपने उस स्थिति में पहुंच चुका है कि अब इसके बाद ये टूटेगा। कैसे भाई? ये जब पैरेलल हो गया तो यहां पर एक फॉल्ट जोन बनने लगता है। अब अगर इसको हम मोड़ेंगे तो ये यहीं से ब्रेक हो जाएगा, और जब ब्रेक होगा तो आगे वाली जो फोल्डिंग होगी वो कुछ ऐसी होती है, ठीक है भाई। यही हिस्सा है, ये आगे आ गया और ये अपनी जगह पर रह गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो इस स्थिति में जो ये वाली फोल्डिंग हुई इसको बोलते हैं रिकम्बेंट।